हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अपनी अपनी प्रेपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और नॉलेज रेस भी अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है आपको अप्रोप्रिएट मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए जो हेल्पफुल रहेगा आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो का जो फोकस रहेगा, एजेंडा रहेगा, वो रहेगा विद स्पेशल फोकस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर फंडामेंटल के सेक्शन से है और जो जेकेएसएसबी ने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हैं। फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 के अंदर जो आपको वीडियो मिला था वो मिला था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, और उसके बाद एक और वीडियो भी आपको साइंस सेक्शन का मिला है और इन दोनों का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई है जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखिए और जितने भी टॉपिक अभी तक अपलोड किए हैं वो सबकी प्लेलिस्ट जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मुझे खुद से एज ए टीचर एक सेटिस्फेक्शन भी है कि जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो 80% उनमें से वो क्वेश्चन आए हैं जो अभी तक हमने कंप्यूटर सेक्शन के वीडियो जो है अपलोड किए हैं। 14 to 15 वीडियो अभी तक हमने अपलोड किए हैं कंप्यूटर सेक्शन से, तो 80% क्वेश्चन जो है उनमें से आए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को देखा होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम आपके एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट नोट्स, एमसीक्यू शेयर करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सोशल नेटवर्किंग का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये जो नंबरिंग है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से की हुई है। जे पेपर में ये नंबरिंग नहीं थी, यहाँ कुछ और था, किसी पेपर में कुछ और था। और मैं आपको पेपर भी बता देता हूँ, जो पेपर मैंने एनालाइज किए हैं 2015 और 16 का जो कंबाइंड ग्रेजुएट हुआ था, पहले वो कैंसिल हुआ, उसके बाद भी हुआ था, और 2018 में जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वो हुआ है टीचर का, जनरल टीचर का। इन 3-4 पेपरों को मैंने स्टडी किया है और उनमें से जो एमसीक्यू है जो आपके लिए निकाले हैं मैंने, जो आपके सिलेबस में मैंशन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड ओएस, आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा जो पीसी है, जे भी आप लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन पर्सनल कंप्यूटर। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एक है एमएस डॉस, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, एमएस दैट इज स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और डीओएस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिख लीजिए आप, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद विंडो, ये तो आप जानते ही हो, और उसके बाद पीसी डॉस, पीसी दैट इज स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, और डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद है विंडो 98। अब हम थोड़ा इसको डीप में जाके देखते हैं फ्रेंड्स। 1980 के आसपास, 1980 और 81 में, 80 एंडिंग मिडल में, इसके बाद 81 में, तो ये जो समय था जब एम एस डॉस दैट इज स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है जिसके आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंटली भी जो विंडो बेस्ड हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। तो इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, तब विंडो नहीं थी। जिस तरीके से आज हम कंप्यूटर ईजिली चलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद विंडो जो है, इसकी भी आप डेट नोट डाउन कर लें, जो 1985 के आसपास जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1 जो है इन्होंने स्टार्ट की थी, और उसके बाद 98 जो है, तो ये 98 में आई थी, तो इसलिए विंडो 98 इसको कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये तो माइक्रोसॉफ्ट का था, और ये जो पीसी डॉस था ये था आईबीएम का। आईबीएम जो है हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो अपलोड किए हैं कंप्यूटर हिस्ट्री से और जनरेशन से, आईबीएम, तो ये जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लिख लीजिए, ये भी पूछी जा सकती है। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था पीसी डॉस। इसको हम पीसी डॉस को जो है आईबीएम डॉस के नाम से भी जानते हैं। और ये कोलैबोरेशन थी जो है माइक्रोसॉफ्ट की किसके साथ मिलके, आईबीएम के साथ मिलके इन्होंने
पीसी डॉस जो है आईबीएम कंप्यूटर के लिए बनाया था, बट मेन जो था वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही जो शुरू किया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन करके आईबीएम के कंप्यूटर के लिए जो है वो पीसी डॉस बनाया था। तो पहला जो था वो था MS डॉस। ये 2000 के आसपास तक इसकी अपडेट आती रही, बट बाद में इसे भी जो है बंद कर दिया गया और पीसी डॉस को भी बंद कर दिया गया है। आज जो हम चलाते हैं वो है विंडो। और विंडो जो है, विंडो के लिए आप एक चीज़ नोट डाउन कर लें, जो है GUI होते हैं, और GUI की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जैसे ही आज आप लोग अभी के कंप्यूटर जो ऑन करते हो तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आइकन दिखते हैं, छोटे छोटे से लोगो दिखते हैं, उन्हीं लोगों को जो है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। आप इजीली जो है किसी के ऊपर भी क्लिक करके जो है उसे खोल सकते हो। जैसे आप फ़ोन ही चला रहे हो, व्हाट्सअप को खोलना है तो आप व्हाट्सअप का आइकन आपको दिख जाएगा, तो उसको क्लिक करके आप जो है उसको खोल पाते हो। बट डॉस के केस में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे कमांड बेस होता था, आपको एक पूरी कमांड जो है उसे देनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो ओपन करके देता था। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है देखते हैं, इसका आंसर मैं फिर बता देता हूँ आपको। ए पार्ट है MS डॉस जो है पहला इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था पर्सनल कंप्यूटर का। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन आर नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर थे फ्रेंड्स। JBSSB ने 2015 का जो कंबाइंड ग्रेजुएट पेपर था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, और ये वाला भी 13 नंबर तक जो क्वेश्चन है इस वीडियो के 13 नंबर तक, उसमें सिर्फ 15 और 16 के पेपर को ही मैंने एनालाइज किया। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन से पेपरों से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो अभी आप नोट डाउन कर ले, मैं आपको एक एक बताता जाता हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, लिख लीजिए आप। जनरेशन फर्स्ट तो यहाँ पे दी नहीं है, बट जनरेशन जो है फर्स्ट आप लिख लीजिए, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर थी, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, VACCUM वैक्यूम ट्यूब्स, और जहाँ फिर आप वैक्यूम वाल्व्स भी उसे बोलते हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन थी। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या था फ्रेंड्स, सेकंड जनरेशन के अंदर जो है हमारे ट्रांजिस्टर थे। लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सेकंड जनरेशन जो थी वो बेस्ड थी ट्रांजिस्टर के ऊपर, और थर्ड जो जनरेशन थी वो बेस्ड थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर, इन शॉर्ट जिसको हम IC के नाम से जानते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड थी। और फोर्थ जनरेशन जो हमारी थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, लिख लीजिए आप, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी थी वो कनेक्टिविटी थी नेटवर्किंग के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी जनरेशन थे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कौन सी जनरेशन थी, तो वो थी थर्ड जनरेशन। इसका आंसर जो है वो है थर्ड जनरेशन। बाकी भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी वालों से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ये भी हमने जो है अपने वीडियो के अंदर फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है जो हमने जनरेशन का वीडियो जो सेकंड अपलोड किया था उसके अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है सारा कुछ, आप उसको देख सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर थर्ड के फोर्थ लेक्चर अपलोड था, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें एक एक चीज़ जो है वो डिफाइन की हुई है। तो इनमें से ये जो इन्होंने पूछा है आउटपुट, देखो जॉयस्टिक जो है ये भी इनपुट है, स्कैनर जो है ये भी इनपुट है, और लाइट पेन जो है ये भी इनपुट है। अभी मैं डिटेल में इनके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस जहाँ से है वो है ग्राफिक प्लॉटर। तो ग्राफिक प्लॉटर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। आप जो भी बड़े बड़े जो पोस्टर वगैरह दिखते हो, लगाए हुए पोस्टर वगैरह जो दिखते हैं, तो ये ग्राफिक प्लॉटर से ही इनको जो है प्रिंट किया जाता है। बड़ी बड़ी जो फ्लैग्स हैं जहाँ पोस्टर वगैरह हैं तो इससे प्रिंट उसे किया जाता है। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पास करके एक बार खुद से क्वेश्चन आंसर जो है वो देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक हुए और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, जहाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच जो है, देखो एक बार ब्लॉक डायग्राम का वीडियो हमने अपलोड किया था, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। ये आपकी इनपुट आती है और ये आपका जो है वो CPU आता है, और उसके बाद ये जो आपकी जो है वो आउटपुट आती है। इस तरीके से ये काम करते हैं। ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो CPU का जो कम्युनिकेट करने वाला कौन सा पार्ट है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, CPU जो है वो 3 पार्ट उसके अंदर होते हैं। एक मेमोरी यूनिट होता है, उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट होता है, और फिर आता है ALU। ये
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो डिटेल में अभी इसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर कम्युनिकेशन का देखें हम इनपुट और आउटपुट के बीच, तो वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के कहाँ से इनपुट आ रही है और कहाँ पे इनपुट भेजनी है, जितने भी डिवाइसेस जो है इसके साथ, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो उन सबको जो है कंट्रोल करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का ही होता है। तो इसका आंसर जो अभी देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो इसके लिए आंसर जो है वो हमारा कंट्रोल यूनिट है। रैम और मेमोरी यूनिट तो नहीं है, मेमोरी यूनिट के अंदर दो आती हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक हमारी रैम आती है और एक हमारी रोम आती है। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये मेमोरी यूनिट का पार्ट है, इसका मेमोरी यूनिट का, और रैम जो है इसी के अंदर आती है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है। स्टोरेज यूनिट के अंदर आपके जो है हार्ड डिस्क आती है, या फिर आपका जो मेमोरी कार्ड जिसको आप एसडी कार्ड बोलते हो, एसडी कार्ड जो आपके फ़ोन के अंदर भी आप डालते हो, तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए सिक्योर डिजिट। सिक्योर डिजिट इसकी जो है सिक्योर डिजिटल, इसकी जो फुल फॉर्म जो है वो है सिक्योर डिजिटल। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो, शायद वीडियो नंबर 11 के 12 माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियो को देखा होगा तो आप इजीली, बिल्कुल आसान है इसका आंसर देना। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि एक्सेल के अंदर एक एक्सेल जो बेस्ड सॉफ्टवेयर आपका है, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो पूरा का पूरा स्प्रेडशीट होता है। ऐसे आपका सॉफ्टवेयर जो आएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलन आपको दिखेंगी। जो रोज जो होती हैं जो नीचे जाती हैं, कॉलन जो होते हैं वो आगे जाते हैं। विद द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलन जो बॉक्सेस बन रहे हैं इनको हम सेल के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम इन सेल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, जब भी हम इस सेल के अंदर डेटा जो है डालते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम 1 2 3 की फॉर्म में कोई भी डेटा लिखें, जैसे 1 2 3 जो न्यूमेरिकल डेटा लिखें, जब भी हम एंटर करेंगे तो ये कहाँ पे रहेगा, जो लेफ्ट में रहेगा, जहाँ जो राइट चला जाएगा। और नंबर जब करेक्टर लिखेंगे, ABC जब हम लिखेंगे, जैसे ABC लिखेंगे, जब हम एंटर करेंगे तो क्या इसकी लोकेशन राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको 1 मिनट में हटा लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे MS एक्सेल के अंदर मैंने आपको एक डिटेल में एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप ने वो सुना होगा वीडियो या देखा होगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। मैंने ये उसमें एग्जांपल दी थी कि जब भी आप अपने फ्रेंड को कॉल करने लगोगे तो कॉल करते हुए आप अपने फ्रेंड का नंबर जो है वो सही नंबर डायल करोगे, गलत करोगे तो आपके फ्रेंड को कॉल नहीं जाएगी। तो सही की इंग्लिश क्या होती है, सही को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। तो जब भी आप नंबर लिखोगे, नंबर जो आपका वो राइट रहेगा, तो टेक्स्ट जो आपका है, जैसे ABC आप लिखोगे तो वो उसकी अपोजिट होगी, वो आपकी जो है वो लेफ्ट रहेगी। आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, टेक्स्ट इज लेफ्ट, बिल्कुल सही है, और नंबर इज राइट, इसका आंसर जो है वो A ही है। टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में रहता है और नंबर जो है वो राइट में चला जाता है। ये मैंने उसमें विद एग्जांपल आपको समझाया था। तो ये है, बाकी तो है नहीं है, क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है इसका वो है टेक्स्ट इज राइट अलाइंड एंड नंबर आर लेफ्ट अलाइंड। तो ये है नहीं है, नंबर अभी देखा हमने कि वो राइट साइड रहता है, नंबर तो लेफ्ट में होता नहीं है। तो आगे लिख रहे हैं बोथ द टेक्स्ट एंड नंबर्स आर लेफ्ट, बिल्कुल गलत है। आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। वर्ड जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं डिफ़ॉल्ट। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो यही रहता है कि नंबर जो है आपका वो राइट में चला जाएगा और टेक्स्ट जो आपका है वो लेफ्ट में आ जाएगा। बाकी आपके उसके बाद आप राइट लेफ्ट उसे कर सकते हो, जी आपके पास ऑप्शन जो है रहता है। जी सारी चीज़ें जो है उस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। बोथ द टेक्स्ट एंड नंबर आर राइट अलाइंड, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन जो है वो ए पार्ट इसका सही है। चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए फ्रेंड्स जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, तो ये इनकी कैलकुलेशन जो होती है वो सबसे फास्ट होती है और सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, और सबसे जो पावरफुल जो कंप्यूटर हैं वो हैं सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है जी, आप बताइएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फ्रेंड्स पूछ रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस someone@example.com। ये पूरी एक ईमेल उन्होंने लिखी है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए। someone@example.com इज कॉल्ड द डोमेन नेम। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डोमेन नेम के बारे में पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ईमेल का लेक्चर शायद 9th के 10th वीडियो है ईमेल का कंप्यूटर सेक्शन में से, एक एक चीज़ उसके अंदर जो है डिटेल में हमने डिस्कस
किया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इतना सा याद रखिए, जे जो है ये वाला आपका समवन से लेकर आपका .com तक ये पूरी एक ईमेल आपकी है। तो समवन जे ईमेल पार्ट आपका दो पार्ट के अंदर आता है। इसमें जो सेपरेटिंग जो करता है, इसको सेपरेट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो है @ तो @ से जो पीछे वाला पार्ट है, जैसे समवन है, आप लिख लीजिए, इसको भूल जाएगा आपको। समवन जो है वो होता है फ्रेंड्स इसका यूजर नेम, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। यूजर नेम जो है वो इसका समवन है। यूजर नेम की जगह जैसे आप अपनी ईमेल आईडी देख लो, जे इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ईमेल आईडी में, जो @ से लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये जो आपका होता है इसे हम यूजर नेम के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे समवन इन्होंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड जो है वो है इसका @ के बाद जो राइट वाला पार्ट इसका है, ये जो राइट साइड है example.com। example.com लिख लीजिए आप, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, DOMAIN, डोमेन नेम आप लिख लीजिए इसे, डोमेन नेम। तो राइट वाला जो @ से राइट पार्ट होता है उसे हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। बट अभी देखते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ है। देखो समवन ये तो नहीं है क्योंकि ये तो यूजर नेम है। उसके बाद @ जो सेपरेटिंग सिंबल है ये भी नहीं है। उसके बाद .com और एग्जाम्पल इन्होंने अलग अलग करके दे दिया है। तो चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जे पूरा @ के आगे वाला जो पार्ट है इसको हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। बट अगर इसके भी अंदर जाके क्वेश्चन पूछें तो डोमेन नेम के भी दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं डोमेन नेम के भी। एक जो जे एग्जाम्पल जो है इसको हम बोलते हैं सर्वर नेम, ठीक है, लिख लीजिए आप, सर्वर नेम बोलते हैं इसे, सर्वर नेम। और दूसरा जो .com जो है यही आपका डोमेन नेम है। और सर्वर नेम के अंदर जो, हालांकि पूरा जो @ के बाद अगर इस तरीके के ऑप्शन नहीं होते यहाँ पे, तो फिर आप example.com जो है वो जो है डोमेन नेम में लिख सकते थे। बट इन्होंने और ब्रेक डाउन करके पूछा है, तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल जो है वो आपका सर्वर नेम होता है। सर्वर नेम के अंदर जैसे जीमेल लिखते हो तो गूगल वालों का है तो गूगल मेल है। उसके बाद आप जनरली तो कंपनियां अपने नाम के साथ ही उसे रखती हैं, बट कई बार नहीं भी होता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के केस में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ईमेल सर्विस है वो आउटलुक है, जो आप लिख लीजिए। और ये आउटलुक ऑलरेडी JKSSB ने मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, बट ये कि JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हॉटमेल जो था पहले इसका माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस थी, बट हॉटमेल का नाम चेंज किया उन्होंने, कौन सा नाम रखा है, आउटलुक नाम रखा है। तो ये आप लिख लीजिए, आउटलुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो आउटलुक यहाँ पे फर्स्ट नेम तो है नहीं है, इन केस ऑफ जीमेल है जैसे। तो एग्जाम्पल जो है वो होता है सर्वर नेम, और .com जो होता है ये होता है आपका डोमेन नेम। तो अब सीधा यहाँ से जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो पूछा है डोमेन नेम कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो है .com, इसका डोमेन नेम है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोम। रोम क्या है? रोम इज ए टाइप ऑफ, रोम की फुल फॉर्म अभी भी हमने पीछे देखी शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर, बट अभी के लिए भी अगर नहीं आपने लिखा है तो लिख लीजिए। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, आप इसे लिख लीजिए। और ये पूछ रहे हैं कि टाइप क्या है। देखो वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, स्टैटिक है या फिर डायनामिक है। स्टैटिक और डायनामिक जो फ्रेंड्स जो दोनों के दोनों जो है वो रैम के केस में होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं जी, आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी है स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी के अंदर स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम को मैंने डिस्कस किया हुआ है। दो को देख लेते हैं। देखो वोलाटाइल के अंदर क्या होता है जी, आप लिख लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वोलाटाइल वो चीज़ होती है जो टेम्पररी मेमोरी होती है, जो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। और नॉन वोलाटाइल वो होती है जो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो रोम जो है फ्रेंड्स, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। और ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगाई होती है, और चिप के अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड जो है एक फिर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड रहता है। फिर्मवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो इन शॉर्ट। तो जो इंस्टॉल रहता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और ये परमानेंट होता है। इसका काम का क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद जब आपका कंप्यूटर पूरा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है तो उसे हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। और बूटस्ट्रैप किसका काम होता है, वो रोम का होता है। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि रोम जो है आपकी है वो परमानेंट मेमोरी, और परमानेंट को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका बाइट। जे भी हमने जो मेमोरी हायरार्की और मेमोरी पिरामिड का जो एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जी क्या होते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बाइट होता है, ठीक है, बिट होता है, सॉरी बिट होता है। उसके बाद जब
4 बिट हो जाते हैं, ठीक है। 4 बिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। 4 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, सॉरी फ्रेंड, एक सेकंड यहाँ पे गलती हो गई है। 4 बिट जो होता है वो इज इक्वल टू 1 निम्बल होता है, नॉट के बाइट होता है, ठीक है। NIMBLE आप लिख लीजिए। तो जे 4 बिट इज इक्वल टू 1 निम्बल, और 8 बिट जब हो जाएंगे, 8 बिट जो होता है वो इज इक्वल टू 2 निम्बल के बराबर होता है। तो 2 निम्बल जो हमारे होते हैं वो 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यानी सबसे छोटा जो होता है बिट होता है, 4 बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निम्बल, और 8 बिट इज इक्वल टू 2 निम्बल, और दूसरा हम 8 बिट जो है उसे बाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक बाइट कितना एक बिट कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है। और 1024 जब बाइट हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, उनका मेजरिंग यूनिट उसको हम किलो बाइट के नाम से जानते हैं। 1024 किलो बाइट जब हो जाते हैं उसको हम मेगाबाइट के नाम से जानते हैं। 1024 जब मेगाबाइट हो जाते हैं उसको हम गीगाबाइट के नाम से जानते हैं, जिसको आप जीबी बोलते हो, ठीक है। मेगाबाइट को आप एमबी बोलते हो। और 1024 जब जीबी हो जाते हैं उसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज टेराबाइट। तो आप इसको जो आपको पता होना चाहिए, जी हमने पूरा उस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसका जो आंसर है वो है 1 किलो बाइट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द नेम ऑफ द वेब पेज इन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, IE इसको हम इन शॉर्ट जानते हैं। इस तरीके के ई जो है वो लिखा रहता है, और ई जो है ये रहता है, इसका जो सिंबल था वो ई था, और इसको हम इन शॉर्ट IE के नाम से भी जानते हैं। IE दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रेंड्स किसका है, वो विंडो वालों का है, और विंडो किसकी है, वो माइक्रोसॉफ्ट की है। और माइक्रोसॉफ्ट का ही जो ब्राउज़र था, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हो, क्रोम भी आपका एक ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हो, वो भी आपका एक ब्राउज़र है। उसके बाद सफारी जो एप्पल के कंप्यूटर हैं उनके अंदर होता है, तो एप्पल का जो ब्राउज़र है वो सफारी है। जो आपको इस तरीके के ब्राउज़र पूछे जा सकते हैं, आप नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पे जो पूछा है इंटरनेट, इन्होंने पूछा है कि वेब का जो टाइटल है, वेब पेज का टाइटल है वो कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स वो तो जनरली पता है कि टाइटल बार के अंदर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आए ना आए, बट इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर में माइक्रोसॉफ्ट ने की है वो है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट बंद कर रही है इस साल के एंडिंग में, दिसंबर या नेक्स्ट ईयर में 21 में। इसको जो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को अभी वो अपडेट नहीं करेंगे और इसका कोई नया वर्जन नहीं आएगा, इसको वो माइक्रोसॉफ्ट स्टॉप कर देगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, आप इसके नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बुकमार्क आर यूज्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो बुकमार्क है वो किसके लिए यूज होती है फ्रेंड्स। बुकमार्क एक ऑप्शन आता है MS वर्ड के अंदर, तो वो होता है कि आप उसमें जो भी चीज़ें बार बार असेस करते हो तो आप उसके अंदर सेव करके रख लो, तो आपको जब भी वो चीज़ ज़रूरत होगी उसकी, तो आप बुकमार्क के अंदर जाइए तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। तो आपका टाइम सेव करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो, ईजिली करेक्ट द स्पेल एरर, बिल्कुल नहीं। स्पेल एरर के लिए F7 मैंने जो है शॉर्टकट कीज़ का एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसके अंदर मैंने बताया था कि F7 जो है वो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है, स्पेलिंग के लिए, तो ये तो है नहीं इसके लिए। जंप टू द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया कि जो स्पेसिफिक लोकेशन को हम सेव करके रखते हैं तो उसके बाद हम उसे डायरेक्टली उसके ऊपर जंप कर सकते हैं जब भी हमें उसकी नीड होगी। उसके बाद जंप टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये दोनों तो है नहीं, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ये भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, प्रिंट स्क्रीन की ऑन ए कीबोर्ड इज ए टाइप ऑफ। तो प्रिंट स्क्रीन की जो है ये एक की आती है कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर, जो किस कैटेगरी की आती है। तो फ्रेंड्स आप लिख लीजिए, फंक्शनल की जो आती हैं वो आती हैं F1 से लेकर F1 टू F12 आपकी फंक्शनल कीज आती हैं। ये मैंने सारा जो है डिस्कस किया हुआ है, जो शॉर्टकट वीडियोस का लेक्चर है, जो शॉर्टकट कीज का लेक्चर है। तो F1 टू F12 जो आपकी फंक्शनल कीज आती हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो कंट्रोल की जो है वो एक स्पेशल फंक्शनल कीज आती है कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर, आपको CTRL इन शॉर्ट लिखा हुआ दिखेगा। तो CTRL दैट इज स्टैंड फॉर कंट्रोल की, और कंट्रोल की जो आपकी है वो एक स्पेशल पर्पस की है, वो ना के इस कैटेगरी में आती है। तो देखो, कंट्रोल की तो स्पेशल पर्पस की है, बट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली की पूछी है कि प्रिंट स्क्रीन के बारे में आपको बताना है। टाइपिंग की तो है नहीं, क्योंकि टाइपिंग जो भी आप A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेटिक कीज़ का यूज़ करते हो, 0 से लेकर 9 तक जो है आपके नंबर आते हैं,
तो जो न्यूमेरिक कीज जो आती हैं, जो सारी टाइपिंग कीज होती हैं, और स्पेशल पर्पस की है। तो इसका आंसर जो है वो राइट आंसर जो है वो स्पेशल पर्पस की है। जो प्रिंट की जो है वो किस कैटेगरी में आती है? स्पेशल पर्पस की कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ईच पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस इज ऑलवेज नंबर इन द रेंज। तो आईपी एड्रेस के बारे में आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है जो हर एक डिवाइस को मिलता है। जो भी डिवाइस आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसको एक आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है। और ये यूनिक एड्रेस होता है। सेम एड्रेस जो है दुनिया में किसी भी दूसरे डिवाइस को नहीं मिलता है। तो इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 0 to 255। तो फ्रेंड्स, एक आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है। इसके दो वर्जन आते हैं, IPv4 आता है, IPv4 आता है, और IPv4, और दूसरा आता है IPv6 आता है। देखो IPv4 जो है, जे ऑलरेडी JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है कम्पिटिटिव एग्जाम में। अब कौन से पेपर में था मुझे भूल गया वो, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो IPv4 जो है वो किस कैटेगरी के ऊपर काम करता था? तो वो करता है 32 बिट्स के ऊपर काम जे करता है। और IPv6 जो अपग्रेड किया है इसको, ये करता है 128 बिट के ऊपर। ये आप लिख लीजिए, 128 बिट्स के ऊपर जो है IPv6 जो है वो काम करता है। तो बाकी आप थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपने जो है वो बताना है इस वीडियो के इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी। अभी हमने पीछे पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है। प्राइमरी के अंदर आपकी जो मेमोरी आती है वो आती है फ्रेंड्स रैम, और सेकेंडरी के अंदर जो आपकी मेमोरी आती है वो SD कार्ड आता है। जैसे अभी हमने देखा सिक्योर डिजिटल आ गया। और उसके बाद आपकी जो पेन ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, इससे सारे के सारे सेकेंडरी के अंदर आते हैं। दूसरा जो है, CPU ऑलवेज असेस प्राइमरी मेमोरी ओनली। बिल्कुल सही है, CPU जब भी किसी चीज़ को रीड करता है तो प्राइमरी मेमोरी से ही करता है, सेकेंडरी से डायरेक्टली उसे रीड नहीं करता है। आप ऑप्शन नोट डाउन कर लें, आपका एक एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपको फिर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, कंटेंट अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी शुड बी लोडेड टू प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। बिल्कुल सही बात है। जब भी कंप्यूटर जो है वो कंटेंट को असेस करेगा, पहले वो प्राइमरी से डेटा जो है रीलोड करेगा, सेकेंडरी से डेटा जो है वो रीलोड करेगा प्राइमरी के ऊपर। यानी आपकी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क से डेटा जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? आपकी रैम के ऊपर करेगा, और वहाँ से उसे एग्जीक्यूट आगे करेगा, उसे रीड करेगा। तो यही इसके जो है इनने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। तो डी इसकी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉस्ट पर बिट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो प्राइमरी मेमोरी जो है उसकी ज़्यादा कॉस्ट होती है पर बिट के हिसाब से, सेकेंडरी की कम होती है। ये लिख रहे हैं कॉस्ट पर बिट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज लेस देन सेकेंडरी मेमोरी, जो इसका गलत आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ IMEI, जे आपने देखा भी होगा, ME जे आपके डिवाइस का नंबर होता है। जो भी आप मोबाइल खरीदते हो तो हर एक मोबाइल को जो MI नंबर जो है मिलता है। तो आपने इसको नाम भी सुना होगा MI। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो सिंपल सा जो है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसकी ये D जो है इसकी फुल फॉर्म है। जो आपके मोबाइल में अगर आप देखोगे तो सेटिंग के अंदर जाके आपको जो नंबर दिख जाएगा, जहाँ आप जो मोबाइल का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर भी दिख जाएगा, जहाँ बैटरी के बैक साइड भी जो है ये लिखा रहता है। तो ये इसका। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें द डायनामिक मेमोरी DRAM एंड स्टैटिक जो है वो SRAM। तो ये भी हमने जो है अपने वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है, मेमोरी हायरार्की के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है, DRAM और SRAM के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक सेकंड, ये जो हमने 13 के बाद यहाँ से आगे जो क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं हम 14 के बाद, तो ये जनरल लाइन जो पेपर हुआ था टीचर का 2018 में, तो उसमें ये वाले जो है 7 क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए हैं। तो ये उस पेपर में ये क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इसको। तो S और DRAM के बारे में देखेंगे। तो SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन DRAM, बिल्कुल सही पार्ट है इसका। SRAM जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है DRAM से। और दूसरा इसका जो है DRAM रिक्वायर्स द डेटा टू बी रिफ्रेश्ड एवरी 15 मिनट, बट स्टैटिक रैम जो है स्टैटिक रैम डज नॉट रिक्वायर
पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। देखो डी रैम दैट इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका ये भी। और उसके बाद एस रैम चिप्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द बिट, ये तो है नहीं है इसका, बोथ एस एंड नीडेड टू बी रिफ्रेश्ड एवरी 15 मिनट। तो फ्रेंड्स ये इसके जो है दो ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा इसका सही ऑप्शन है। अब ये नहीं मुझे पता कि जेके एसएसबी ने इस क्वेश्चन को बाद में एलिमिनेट किया था जहाँ ग्रेस मार्किंग की थी, बट इसके जो है दो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। डायनामिक रैम जो है उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है एवरी 15 मिनट, और स्टैटिक रैम को नहीं होती है। और दूसरा एस रैम जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है डी रैम के कंपेरिजन से। तो चलिए नेक्स्ट जो है फुल फॉर्म ऑफ MICR मेकर की फुल फॉर्म जो है ये क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो है इसकी फुल फॉर्म जो है ए है। और इसको हम कई बार मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी कई बार लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका यही है, बट दोनों ऑप्शन में होंगे तो तब आपने जो है वो रीडर ही इसका लिखना है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जहाँ मैग्नेटिक करेक्टर इंक जो है रीडर इसका ये आएगा। तो ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ये आपके जो बैंक चेक्स जो आपको मिलते हैं, बैंक चेक के ऊपर एक नंबर आता है, वो स्पेशल इंक से लिखा होता है, मैग्नेटाइज इंक से उसे लिखा गया होता है, और उस नंबर को पढ़ने के लिए जो है इस डिवाइस का यूज़ होता है मेकर का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका ए पार्ट जो है सही है। चलिए नेक्स्ट जो है वो सीपीयू का देखते हैं फ्रेंड्स। सीपीयू है वो उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड्स सीपीयू के अंदर आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सीपीयू एक बॉक्स जो होता है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। और इसका जो पहला होता है वो आएगा मेमोरी यूनिट होता है, फिर इसका सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, और उसके बाद जो है आपका वो रहता है AL जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम हो गया जो भी मैथमेटिकल काम होते हैं, अर्थमेटिक का काम जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। और लॉजिक का काम होता है कि ये जो सिंबल होते हैं जैसे इज इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, तो इस तरीके का जो काम होता है वो किसका होता है, लॉजिक यूनिट का होता है। तो दूसरा कंट्रोल यूनिट को अभी हमने पीछे देख ही लिया, तो मेमोरी यूनिट को भी देख लिया, तो ये सीपीयू के ही पार्ट हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आपको वहाँ पे मेमोरी यूनिट जैसे सब पार्ट बन रहे हैं तो वहाँ पे तीनों ना हो, तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका राइट आंसर है। बट यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन बन रहा है कि जिसमें तीनों है, तो इस केस में जो है इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर। देखो सेंटर में टेक्स्ट लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये ऑलरेडी हम शॉर्टकट कीज़ का वीडियो जो है उसमें अपलोड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है कंट्रोल S जो है सेव के लिए होती है, कंट्रोल C जो है वो कॉपी के लिए होती है, कंट्रोल C+A ये तो सीक्वेंस इन्होंने गलत पूछा है, और कंट्रोल E जो है वो होती है सेंटर के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंट्रोल C जो है वो कॉपी के लिए होती है, सेंटर के लिए नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने सेंटर लाइन के लिए पूछा है, तो वो पूछा है उसके लिए शॉर्टकट की जो आपकी कंट्रोल ई होती है, ये भी हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं और बता दूं, MS वर्ड की शॉर्टकट जो है ओपन करने के लिए तो रन विंडो में जाके आपको विन वर्ड लिखना होता है। ये भी जो है जेके एसएसबी ने पूछा था, WIN विन WORD, ये विन वर्ड आप लिखोगे, रन के अंदर जाके एंटर करोगे तो आपका MS वर्ड जो है खुल के सामने आ जाएगा। ये शॉर्टकट कमांड इसकी है, ये भी जेके एसएसबी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ए ग्राफिक सोल्यूशन of MS Word that act as a collection of pictures or images that can be imported into a document or another program। तो देखो MS Word के अंदर जो है वो मैं आपको पहले सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो देखो ड्रॉप का क्या होता है, आप कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज आप खोलते हो न्यूज़पेपर का, तो आप कोई भी पैराग्राफ देखते हो उसमें एक बड़ा सा लेटर लिखा होता है, TG कुछ भी लिखा हो, उसके बाद छोटी छोटी लाइनें आगे जो है वो लिखी होती हैं। तो ये जो टी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ड्रॉप कैप बोलते हैं, ठीक है। टी एक एग्जाम्पल है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल के लिए आपको टी बता रहा हूँ। जी इस तरीके का बड़ा सा आपने देखा होगा, पूरा उन्होंने बोल्ड करके ब्लैक कलर में लिखा रहता है, और उसके बाद छोटी छोटी लाइनें जो आगे वो चलती रहती हैं। तो ये जो ड्रॉप कैप का फीचर है, उसके बाद वर्ड आर्ट जो है, वर्ड आर्ट अलग से फीचर है फ्रेंड्स। वर्ड आर्ट के अंदर आपको वो ABC करके पूरा दिखता है, जैसे आप पूरा ऐसे कर्व में लिखते हो, ऐसे लिखते हो, या डिज़ाइनिंग में लिखते हो, तो जो भी आप लिखते हो तो वो वर्ड आर्ट के फीचर हैं। और उसके बाद वर्ड इफेक्ट, तो इसका आंसर नहीं है, बट इसका उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे हम पिक्चरों को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपका जो है वो क्लिप आर्ट
ऑप्शन है जो आपको इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे विंडो ने प्री इंस्टॉल्ड कुछ इमेजेस वगैरह रखी होती हैं, अगर उसमें से आपको कोई चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये लेक्चर था और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपके लिए ये मटेरियल कितना हेल्पफुल था। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इन सारे ऑप्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर मैं डायरेक्टली चला जाता तो आपको जो बाकी वाले ऑप्शन जो है वो पता नहीं चलते। तो उम्मीद है कि आपने इसके साथ जो है थोड़ा पेशेंस रख के इसको पूरे वीडियो को ढंग से देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।